हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि रशिया के हमले जो हैं वो तेज़ होते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। ऐसे कौन से अहदाफ हैं आपको लगता है कि जिनको हासिल अगर कर लेगा रशिया, या ऐसे कौन से मुतालबात हैं रशिया के जिनको मान लिया जाएगा तो रशिया रुक जाएगा या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा? देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने का बहुत पहले चांस था और वो चांस ये था कि यूक्रेन वाज़ेह ऐलान कर दे को नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ये ऐलान हो जाता तो शायद ये मसला ना बनता। दूसरा, जब 2013 के बाद से अमेरिका ने फोर्सिबली एक रिजीम चेंज की थी यूक्रेन में, उसके बाद से जो CIA लगी हुई थी यूक्रेन के अंदर से लोगों को तैयार करके रूस के अंदर भेजने के लिए, उससे रुक जाते तो भी बात आसानी से रोकी जा सकती थी। लेकिन अब इन दोनों से बात नहीं आई यूक्रेन। तो अब यूक्रेन के ऊपर हमला रूस का हम देख रहे हैं। इसका अब रोकने का एक ही तरीका ये है। बातचीत का भी मैं देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि रूसी वफद जो है वो एक नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गया हुआ है दूसरे राउंड ऑफ टॉक्स के लिए। उम्मीद तो करनी चाहिए कि टॉक्स के बाद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, सीज फायर हो जाएगा और सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उससे बच जाएंगे यूक्रेनियंस। आम यूक्रेनियन उतना ही मासूम है जितने आम इराकी थे जिनको बेताशा तरीके से मारा गया, या सीरियंस थे, या जिस तरीके से बुरे तरीके से अफगानिस्तान के साथ किया गया। लेकिन बहरहाल चूंकि वो एक यूरोपीय मुल्क है, पूरे यूरोप के साथ खड़ा है, अब मगरब और मशरिक की तकसीम आपको नजर आ रही है सामने एक। तो इसमें पाकिस्तान जी अच्छा जनरल साहब, ये भी खबर आई कि यूक्रेन ने वीज़ा पाबंदी हटा दी उन तमाम फॉरेनर्स के लिए जो यूक्रेन में आकर इस लड़ाई को या इस जंग को लड़ना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जंग जो है वो दूसरे ममालिक तक भी फैल सकती है? देखिए, ये बजाते खुद बहुत बड़ा जंगी जुर्म है जो यूक्रेन कर रहा है। और इससे पहले बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा था कि हम उन बरतानवी शहरियों को फैसिलिटेट करेंगे जो यूक्रेन में जाकर लड़ना चाहते हैं। यानी यूक्रेन में जाके यूक्रेनियंस के लिए लड़ना तो एक किस्म का जो उनके लिहाज से जायज है, लेकिन और किसी मुल्क के लोग आके शहरी लड़े तो वो एक टेररिज्म बन जाता है। तो ये देखिए, दुनिया बहुत तजादात का शिकार है इस वक्त। और ये जो कुछ भी यूक्रेन कर रहा है, यूक्रेन खुद अपने आप को आग की भट्टी में धकेल चुका हुआ है। यूरोपीय ममालिक लेड बाई अमेरिकन यूक्रेन को जलता हुआ देखने उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। उनका मसला सिर्फ ये है इसी तरीके से रूस को उस स्टेज पे लाया जाए कि रूस अपनी जो बड़ी ताकत बनने का उसके ज़हन में ख्वाब था उससे वो दस्तबरदार हो जाए और वो फिर अपने अंदर सुकड़ना शुरू कर दे। जो पहले कोशिशें की जा रही थी यूक्रेन को नेटो में शामिल करके, तो वो इस जंग में मारा जा रहा है यूक्रेन बेचारे इसमें। यूक्रेन को, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को सब कोई बात समझने की जरूरत थी बहुत पहले, लेकिन आप उसे फंस चुके हैं। कहीं गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो गया जनरल साहब? यूक्रेन के अमेरिका ने ऐलान किया था कि हम आपके साथ खड़े होंगे, नेटो ने ऐलान किया था हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अब जब वाकई में जंग शुरू हो गई है तो ना अमेरिका कहीं नजर आता है, ना नेटो कहीं नजर आता है, ना दूसरे ममालिक नजर आते हैं यूक्रेन की हेल्प करते हुए। और ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि हमें अकेला छोड़ दिया गया है रशिया से लड़ने के लिए। जी, ये तो बड़ा वाज़ेह है ना। अभी तो कोई शक रहा ही नहीं किसी को कि भाई ना अमेरिका आएगा लड़ने के लिए, ना बरतानिया आएगा, ना कोई और आएगा इससे लड़ने के लिए। अगर आपने जर्मन वज़ीर ख़ारजा की, जर्मन के वज़ीर दिफा हैं, उनका अगर आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है अगले दिन यूरोपियन यूनियन की जो असेंबली बात की उन्होंने कि ये बहुत बड़ी गलती की है हमने। हमें नेटो को, यूक्रेन को मजबूर नहीं करना चाहिए था नेटो में जाने के लिए। हेनरी किसिंजर की बात माननी चाहिए थी कि यूक्रेन एक न्यूट्रल मुल्क रहता जो मशरिक और मगरिब को दरिया पुल का किरदार अदा करता है। अब हम जो पाबंदियां लगा रहे हैं इसका नुकसान हमें होगा, लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा नुकसान होगा इसका, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है उनको वो। और देखिए, डबल स्टैंडर्ड यहाँ भी है, बहुत पाबंदियां लगा दी, लेकिन रूस से ऑयल और गैस पे पाबंदी नहीं लगी अभी तक। हैरान को रहना आपके लिए, सबके लिए। अमेरिका रूस से यूरेनियम दरामद करता है, उस पर पाबंदी नहीं लगी अभी तक, नहीं लगी।
सही सही सही। लेकिन सर चले पाकिस्तान के फायदे या नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जो है वो अब मुतालबा कर रहा है, दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि इस इकदाम की मजम्मत की जाए पाकिस्तान की जानिब से, और सलामती काउंसिल के इजलास में जो करारदाद पेश की जा रही है रशिया के खिलाफ यूक्रेन की हिमायत में, उसकी हिमायत करे पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान इस मुतालबे को नहीं मानता है तो फिर इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए, हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सफीरों का एक आम होता है, मिल मिला के एक चिट्ठियां लिख देते हैं और एक खास अखबार के थ्रू ये पेश कर दी गई थी। इसका सीरियसली ऐसा कोई इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान पॉलिसी होना चाहिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तो बड़े वाज़ेह कह चुका है कि भाई वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस, नेवर इन पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने में मगरबी दुनिया का बहुत रोल है। पाकिस्तान अगर इसके हक में वोट करता है तो भी मगरबी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है, इसके खिलाफ वोट करता है तो यूक्रेन पे जो हमला हुआ है उसको सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म जब रूस में थे वहां पर भी जब ये एलामिया जारी हुआ तो पहला पॉइंट यही था कि बातचीत के जरिए मसला हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान का पॉइंट बड़ा वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है। दरअसल पाकिस्तान के लिए एक्सचेंज करना कितना मुश्किल नहीं होगा इससे। सही। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के भी ताल्लुकात हैं यूरोपीय यूनियन के साथ भी, GSP प्लस स्टेटस दे रखा है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को। डेफिनेटली इससे जो ट्रेड होती है टेक्सटाइल के ख़ास तौर पर, उस पर तो असर पड़ेगा इन सारे मामलात का, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बात नहीं मानी जाती है या फिर अपने मुतालबात पहले सामने रखे जाते हैं तो फिर उसके असरात तो हमें ताल्लुकात में नज़र आते हैं और फिर असर जो है वो पाकिस्तानी मईशत पर पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए, उन्होंने को हम पे एहसान नहीं किया हुआ। तो किस्मत ये है कि हम पाकिस्तानी खुद अपने आप को बहुत लाइट लेते हैं। आपका क्या ख्याल है, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को छोड़ सकती है? अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है? हम ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान की उनको जरूरत है, खास तौर पर इन हालात में जबकि ये सारे कनेक्टिविटी का जो मसला है इंटरनेशनल और ईस्ट, जिसे मैंने पहले अर्ज की थी कि ईस्ट और वेस्ट आपको बड़ा वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है इस वक्त आपको, और ये तकसीम अगर और गहरी होती है उस सिलसिले में भी पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। इसलिए पाकिस्तान को मेरा ख्याल नहीं घबराने की जरूरत है, और ना यूरोपियन यूनियन ना ही अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ सकता है। उन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया, वो हमसे कुछ ले रहे हैं तभी वो हमें कुछ दे भी रहे हैं। सही। और सर हम ये भी देखते हैं कि जब भी और ये वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जब भी ज़रूरत होती है ख़ास तौर पर अमेरिका को, तो वो हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ा लेता है, जब ज़रूरत नहीं होती है तो फिर ताल्लुकात उस तरह से आइडियल नहीं रहते हैं। लेकिन अब इस रशिया के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म के हमने कुछ चेंज भी महसूस किया। आपको लगता है कि ये जो न्यू ब्लॉक है, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बट हमें चाहे अनकॉन्शियसली कहें लेकिन एक ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान अब उस ब्लॉक में आपको जाता हुआ नजर आ रहा है पिछले ब्लॉक को छोड़कर? देखिए, पाकिस्तान ईस्ट का हिस्सा है ना जी। पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई हैसियत तो चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान अपने हमसाये चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जरूरियात है पाकिस्तान उनको चेंज नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान के लिए तो इतनी बड़ी चॉइस, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है। हम इसके खिलाफ तो ताल्लुकात दूसरे के साथ नहीं बढ़ा रहे ना। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब अमेरिका से हमने ये बात की, हमने खुद ये बात की उनसे कि भाई आप पाकिस्तान को अपना दोस्त कहते हैं, ताल्लुकात आप भारत से बढ़ा रहे हैं, तो नुकसान तो पाकिस्तान का कर रहे हैं इस सिलसिले में। उन्होंने कहा पाकिस्तान को फिक्र नहीं होनी चाहिए, हम भारत के ताल्लुकात की नैयत और है, आपसे ताल्लुकात की नैयत और है। इस तरह पाकिस्तान का भी एक हक है ना कि हम जैसे चाहें, जिस तरह के चाहें ताल्लुकात रख सकते हैं अपनी जरूरियात के मुताबिक, अपने वफाद की खातिर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए चॉइसेस या कोई इतने डिफिकल्ट डिसीजन नहीं है, और डिसीजन ऑलरेडी मेड है पाकिस्तान के लिए। इसलिए अमेरिका को भी समझ है इस चीज की। सही। लेकिन सर ये जो फैसले किए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं कि अब हमारी खारजा पॉलिसी जो है आज़ाद हो चुकी है और ये हमारा हक है, हम जिस भी मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करें। तो इससे पहले जिस ब्लॉक का हिस्सा रहे, अमेरिका के साथ रहे, आप ये समझते हैं कि वो अननेचुरल इत्तेहाद था, और अब जो है वो क्योंकि ईस्ट का हिस्सा है तो ये एक नेचुरल इत्तेहाद है और ये अब हमारी जरूरत भी है ये करना? देखिए, उस वक्त की जो पावर डायनामिक्स थी इंटरनेशनल वो डिफरेंट थी। आज की पावर डायनामिक्स टोटली डिफरेंट हो चुकी हुई है। आज चीन एक उभरता हुआ नहीं बल्कि एक रिकॉग्नाइज पावर है दुनिया में। रूस एक रिकॉग्नाइज पावर है इस दुनिया में,
और पाकिस्तान की जरूरत दोनों तरफ है। इसलिए पाकिस्तान के मैं जो बात कर रहा हूँ, कभी ईस्टर्न जो हिस्सा है दुनिया का, उसकी सोच मगरबी दुनिया से मुख्तलिफ होती जा रही है। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी है और पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी है। पाकिस्तान ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं या अमेरिका से हमारी कोई मुखासमत है या बरतानिया से, यूरोपियन यूनियन से। हम तो सबके साथ ठीक ताल्लुकात रखना चाहते हैं। पाकिस्तान को तजारत की भी जरूरत है, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड इस खित्ते में रहते हुए आप मगरमच्छ से बाहर कैसे रख सकती हैं?